हेलो प्यारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 5:30 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज के कैप्सूल क्लास में हम लोग केमिस्ट्री लेके नहीं आए, आज तो हम लोग फिजिक्स लेकर आए हैं। 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्नों को आज हम लोग टेकल करने वाले हैं, फिल्टर करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो सरकार? जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और हाँ, शुरू करने से पहले मुझे एक बात बतानी है। आप सभी लोगों से मुलाकात करने आ रहे हैं गया, बिहार के गया में, है ना। ग्रेट बुद्धा स्तूप जो आप लोग जानते हैं कहाँ पे है, आप लोग तो मुझसे अच्छा जानते होंगे। तो जो भी बच्चे इधर आसपास के हैं गया के, वो सभी बच्चे आ जाना। आप सभी लोगों का जबरदस्त स्वागत रहेगा 15 दिसंबर को दोपहर 1 बजे, ठीक है। और हाँ, आने से पहले ये 2 नंबर दिख रहा होगा आप लोगों के पास, अच्छे से इन 2 नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके वह बता देना कि भैया, गुरुजी, सर जी, हम भी आ रहे हैं, है ना, हम हो आवतला, ऐसे करके बता दीजिएगा, ठीक है। फिर मुलाकात करते हैं और आगे की कैसे पढ़ाई करानी है, कैसे क्या करनी है, मिलकर बात करेंगे। और स्पेशली आप सभी लोगों को फ़ोन करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हम आप सभी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आ सकूँ। गिफ्ट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक में सबसे पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है। 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम का सदिश रूप लिखना है। यानी कि आपसे यहां पर पूछ रहा है कूलाम के नियम का सदिश रूप। लो जी सरकार, लिखते हैं कूलाम, कूलाम, इसके कूलाम, कूलाम के नियम का सदिश रूप क्या होता है, ध्यान से समझना। वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ। वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R क्यूब वेक्टर R। यही तो कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है। क्यों सरकार बताओ? यही कूलाम के नियम का सदिश रूप होता है ना। कूलाम का नियम तो होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, लेकिन सदिश रूप लिखा जाता तो नीचे वेक्टर R क्यूब हो जाता है, यहाँ पे वेक्टर R हो जाता है। तो ये कूलाम के नियम का सदिश रूप है। 2 नंबर है, इतना में आपके मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो चुका है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं, ध्यान से समझना। सदिश रूप लिखने से पहले अगर हम इस तरीके से लिखें तो बेटर रहेगा, है ना। 1 मिनट रुकना, एक स्टेप बढ़ा के लिखें तो काफी भरेंगे, अच्छा रहेगा। देखो कूलाम के नियम का सदिश रूप देखो, वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ पे R कैप होता है। ये जो R कैप होता है ना, ये दिशा बताने का काम करता है। R कैप क्या करता है ना, R कैप जो करता है ये दिशा बताने का काम करता है। दिशा, किस दिशा में इसका बल लग रहा है उसको बताने के काम में आता है। ये दिशा बताने के काम में आता है, ये R कैप, है ना, दिशा बताने के काम में आता है ना। और इसे कहा जाता है, इसे बोला जाता है एकांक सदिश बोला जाता है, एकांक सदिश बोला जाता है, सदिश बोला जाता है, ठीक है ना। और वेक्टर R कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर R कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर R बटे R होता है ना। अगर मैं इस R कैप के जगह पे, इस R कैप की जगह पे वेक्टर R बटे R लिख दें तो क्या होगा यहाँ पे सदिश रूप इसका? सदिश रूप इसका क्या होगा बताना जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बल वेक्टर एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसके जगह पे वेक्टर R अपान R। अब देखो मैं यहीं पे बता रहा हूँ, ये R और ये R गुणा करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा। तो यही मैंने लिखा था, यही होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आप इसे 2 स्टेप में लिखेंगे ना तो बेटर रहेगा, अच्छा दिखेगा, है ना। चलो जी सरकार, अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए तथा इसका SI मात्रक लिखिए। आसान क्वेश्चन है, 10 बार कर चुके होंगे आप सभी लोग, लेकिन चलिए करते हैं, है ना। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताओ। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है जी सरकार, बोलना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ना।
देखो, अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लो ये क्या है आपके सामने, एक बढ़िया वाला वैद्युत द्विध्रुव है, ये इस पे दो आवेश है, कौन कौन, यहाँ पे -q आवेश है और इधर आपका +q आवेश है। इसके बीच की दूरी कितना है, 2l, मान लो इसके बीच की दूरी l है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके मध्य की न्यूनतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको परिभाषित करना, तो परिभाषा लिखोगे क्या, किसी वैद्युत द्विध्रुव, किसी वैद्युत द्विध्रुव के आवेश के परिमाण तथा उनके मध्य के न्यूनतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, है ना। और इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे P से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, है ना, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है बताओ, आवेश कोष्टक में Q इंटू उनके बीच की दूरी कोष्टक में L, है ना, आवेश इंटू उनके मध्य की दूरी, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र होता है। समझ में आई बात आप लोगों को कि नहीं, बताओ। समझ में आई कि नहीं बात आप लोगों को, जरा बताना, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा जी सरकार, आ गई समझ में, बढ़िया है। अच्छा, इसका एसआई मात्रक भी लिखना है, तो चलो एसआई मात्रक भी लिख लेते हैं। एसआई मात्रक क्या होगा, तो एसआई मात्रक की बात करें तो क्या होगा एसआई मात्रक प्यारे बच्चों, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। देखो, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, कूलाम इंटू मीटर, इसका एसआई मात्रक होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का। एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, या एसआई मात्रक होता है ना। समझ में आया आप लोगों को कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर, इसका एसआई मात्रक होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है सरकार तो बोल देना, हाँ एक बार हम टेकल कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, एकदम 2 नंबर वाला प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, यानी आपसे क्या पूछ रहा है, वैद्युत फ्लक्स ये पूछ रहा है आपसे, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, आपसे ये वैद्युत फ्लक्स पूछ रहा है। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं इसके बारे में पूछ रहा है ना? तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहा जाता है, कोई बच्चा बता सकता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या भूल गया सब लोग। ये मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो सके। मुझे पता है कि ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन लेना जरूरी है, नहीं लूंगा तो भूल जाएगा आप लोगों को। एक बार याद करो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, बोलना है जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार। हाँ, शानदार तरीके से आवाज आना चाहिए। क्या होता है वैद्युत फ्लक्स, किसी वैद्युत क्षेत्र में, यहां पे क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है।
जाता है, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहा जाता है। जैसे वैद्युत क्षेत्र ये मान लो आपके सामने है ना, ये वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई काल्पनिक पृष्ठ ये रहा, इससे गुजरने वाली जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं होंगी उसे क्या कहा जाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहा जाएगा। ठीक है, इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे फाई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या होता है, अगर वैद्युत क्षेत्र ई है और क्षेत्रफल, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है, तो क्या होगा सूत्र, ई ए कॉस थीटा होता है। अच्छा, ये कॉस थीटा क्या होता है, तो देखो कॉस थीटा आपका ये जो क्षेत्रफल है ना, इसके क्षेत्रफल सदिश जो इसके जस्ट लंबवत होता है उसके तथा वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण होता है, ये कॉस थीटा। तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, है ना। ये जो क्षेत्रफल, ये रेड कलर का जो आपके सामने काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक क्षेत्रफल है, इसके लंबवत जो पृष्ठ मैंने खींचा है, ये लंबवत पृष्ठ और वैद्युत क्षेत्र के बीच का ये कोण जो होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी कोण को क्या कहते हैं, इसी कोण को क्या कहते हैं, इसी कोण को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी कोण को क्या बोलते हैं, है ना, थीटा बोलते हैं, जो कि कॉस थीटा होता है। ठीक है, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले सभी वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। और संबंध क्या हो गया, नीचे लिख दिया गया है आप लोगों के लिए, है ना। संबंध क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये संबंध होता है वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र के मध्य, है ना। ओके, चलो जी सरकार, यहाँ पे चलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, ऐसा ही मात्रक लिखिए, ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, बताओ जरा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, है ना। देखो, किसी भी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आवेश पर लगने वाला बल तथा उस आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, है ना। वैद्युत क्या लिखी हुई परिभाषा में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश, कोष्टक में Q पर लगने वाले बल F तथा आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, बताओ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश के ऊपर लगने वाले बल F तथा आवेश के अनुपात को क्या बोला जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। इसे जो है हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इससे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ। वैद्युत बल, जो आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल F और आवेश Q, इसका अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बल और आवेश Q का अनुपात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहलाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है, जो कि पूछा गया आपसे। तो इसका SI मात्रक क्या होता है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र का SI मात्रक, वैद्युत क्षेत्र का SI मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है F इज इक्वल टू F अपान Q होता है। क्या पता है आपको, ये E इज इक्वल टू F अपान Q होता है। यहां से इसका मात्रक लिखोगे तो F का मात्रक न्यूटन अपान Q का मात्रक कूलम।
न्यूटन अपान कूलाम इसका SI मात्रक होता है। ठीक है, बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई क्या आप लोगों को? एक बार जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना अच्छे तरीके से चीजें कनेक्ट हो रही कि नहीं हो रही। थोड़ा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से ये क्लास करा रहा हूं, मुझे यकीन है कि आपको ये सब चीजें याद होंगी, याद होनी भी चाहिए, है ना। याद नहीं होंगी तो फिर दिक्कत करेगा, है ना। देखो यहाँ पे अब वैद्युत विभव की परिभाषा, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में बार बार आते हैं, और ज्यादा लंबा भी नहीं लेने वाले, हम छोटा सा लेंगे, आपको टेकल करा देंगे, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे, है ना, वैद्युत विभव क्या होता है, ध्यान समझना। वैद्युत विभव, है ना। चलो, वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव क्या होता है? बताओ, वैद्युत विभव क्या होता है? बोलो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार। वैद्युत विभव किसे कहते हैं? देखो, किसी आवेश को, मान लो ये कोई आवेश है ना, ये कोई आवेश है, इसको कहां से ले रहा है? अनंत से ला रहे हैं। ये क्या है? ये कोई आवेश है जिसको हम लोग कहां से ला रहे हैं? अनंत। ये क्या है भैया? अनंत, अनंत से, है ना, उठा के इसको सर पे लेके आ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र में। कहां पे? वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लेके आ रहे हैं। तो आवेश को लेकर आने में जो किया गया कार्य W है, आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य W है, और आवेश Q का अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। क्या लिखोगे भाई? परिभाषा आप सभी लोग इसका, है ना। किसी आवेश को अनंत से लेकर, देखो क्या लिखोगे? किसी आवेश को, किसी आवेश Q को अनंत से, कहां से? अनंत से लेकर वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु P तक लेकर आने में किया गया कार्य तथा आवेश Q का अनुपात जो होता है, क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है ना, कहलाता है। यानी W/Q यह अनुपात क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है ना। अब लो जी सरकार, यहाँ पे V इक्वल टू क्या लिख सकते हो? इसे जो हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे V से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसे V से प्रदर्शित करते हैं, और वैद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा? W/Q हो जाएगा। ठीक है, W/Q हो जाएगा। इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या क्या होता है? इसका मात्रक की बात करें तो जूल, इसका मात्रक क्या क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है इसका मात्रक, तथा वोल्ट होता है। ये दो मात्रक इसका होता है, जूल प्रति कूलाम तथा वोल्ट इसका मात्रक होता है। अगर विमा की बात करें तो विमा क्या क्या होता है? यहाँ पे देखो, V का विमा जो होगा ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? बताओ। जो W का विमा होता है, W का जो विमा होता है अपान जो Q का विमा है, इसके अनुपात के बराबर होगा। Q का विमा इसके अनुपात के बराबर होगा। अब देखो, W का विमा क्या होता है? यहाँ पे आपको पता है mL²T-2, ये W का विमा है, और Q का विमा क्या है? यहाँ पे AT है, ये Q का विमा हो जाएगा। ये अनुपात निकालोगे तो क्या आ जाएगा? बताओ। अनुपात निकालोगे तो mL²A−T-3 आ जाएगा, ये इसका विमा हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। वैसे मेरे पास क्वेश्चन तो और है, देखो ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन है जिसको मुझे कराना था, लेकिन अब नहीं करा पाऊंगा। हम डायरेक्ट होमवर्क की ओर चलेंगे, लेकिन क्योंकि समय हो चुका है पर्याप्त, ज़्यादा लंबा करेंगे तो आपको दिक्कत होगा। हाँ,
होमवर्क देने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस वरदान बैच का फीस इस समय है ना, क्योंकि समय कम है इसलिए 299 हो चुका है। तो जो भी बच्चा वरदान बैच से कनेक्ट होना चाहता है कनेक्ट कर सकता है। ज़बरदस्त तैयारी चल रही है, आपको पूरा रिवीजन क्लासेज मिल जाएंगी, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, बढ़िया तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। और हाँ, इसके साथ साथ में आपको इंग्लिश स्पीकिंग का एक बैच भी फ्री मिलेगा जो कि एग्जाम के बाद आपको कराया जाएगा। ज्वाइन कैसे करना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल व्हाट्सएप मैसेज करके भी आप जानकारी ले सकते हो। अब रही बात होमवर्क की, तो बहुत ही आसान सा होमवर्क है, क्रांतिक कोड तथा अपवर्तनांक के मध्य संबंध बताना है। कैसे होमवर्क देना है, सबसे पहले अपना नाम बता देना कि नाम क्या है, नाम के नीचे इसका उत्तर बता देना, ठीक है ना। मैं इंतजार करूंगा आप सभी लोगों के होमवर्क की, ठीक है। अब मिलते हैं कल के नए कैप्सूल क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।